सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, करेक्ट। आई होप आपने लिख करके वो प्रैक्टिस किया होगा घर पे, ठीक है। अगर वो क्लियर है तो हम अभी आगे एक कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑब्वियसली ये लॉन्ग चेन बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, तो इनको एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के फॉर्मूलाज हम बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपांडेड फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कंडेंस्ड फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर उसका बॉन्डलाइन फॉर्म, जो कि सबसे वाइडली यूज्ड फॉर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ज्यादातर केमिस्ट इसी फॉर्म में सारे कंपाउंड्स को लिखते हैं ताकि आसान हो, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, ये तो क्या है, एक वे है रिप्रेजेंट करने का मॉलिक्यूल, जिसके वजह से आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना वो पेज पे लिख पाएंगे। लेकिन क्या रियल लाइफ में जो मॉलिक्यूल आप पेज पे लिखते हैं क्या वो ऐसा ही दिखाई देता है क्या? नहीं, रियल लाइफ में तो वो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है ना? उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आप बोर्ड पे ड्रॉ कैसे करेंगे? बोर्ड तो 2 डायमेंशंस में है ना। देखो, बोर्ड को एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, करेक्ट है। तो ये बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है, करेक्ट। पर जो मॉलिक्यूल रियल लाइफ में दिखता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो उसको 2 डायमेंशनल पे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये सब चीजें भी हम सीखेंगे, ठीक है। और इन सब के बीच में हम लोग सीखेंगे इंटर कन्वर्जन, कि मैंने कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया तो आप उसको दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। कि कंपाउंड्स का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाए, करेक्ट। आप ध्यान से सुनना, जो एक्सपांडेड फॉर्म है ना, ये सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे इजी फॉर्म है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं ये सबसे पहला फॉर्म है जिसमें हम कंपाउंड को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जितने भी फॉर्म सिखाऊंगा ना, इवेंचुअली आपको उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्यों? एक्सपांडेड फॉर्म में अगर आप किसी फॉर्मूला को लिखते हैं, किसी कंपाउंड को लिखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मैकेनिज्म लिखने जमेगा, ठीक है। आपको उसके अंदर सारे बॉन्ड्स दिखाई पड़ेंगे। वो एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप मॉलिक्यूल को एक्चुअली समझ सकते हैं कि रिएक्शन होता कैसे, ठीक है। इसलिए कोई भी फॉर्म दिया हो आप एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई फॉर्म का डेफिनेशन तो होते नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझना होता है क्या होता है। देखो, एक्सपांडेड फॉर्म, यहाँ पर वी शो ऑल द बॉन्ड्स present, we show all the bonds present in the, या फिर ऐसे all the bonds present between atoms, ठीक है। सारे बॉन्ड्स बताएंगे जो एटम के बीच में, जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं, सभी बॉन्ड्स को हम बताएंगे। और यहाँ पे जो भी मैं बॉन्ड्स की बात करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो बाय डिफॉल्ट ये जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डैश यानी एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड के अंदर आप तो जानते ही है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट सिंपल। इतना ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको दोनों की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। और चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपने ये तो सुना ही होगा बचपन में कि मीथेन है ना, ये एक मार्श गैस होता है ना, आपको तो पता ही है ये सब। और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। तो अब इसका जो है हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखे, EF यानी एक्सपांडेड फॉर्म लिखे, तो कैसा लिखेगा? ऑब्वियसली सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा। तो ये सेंट्रल एटम होता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा किसी एलिमेंट के, किसी कंपाउंड के अंदर के सेंट्रल एटम कौन है? देख, जनरली है ना, जो कम अमाउंट में होता है या जो एक ही होता है वो जनरली सेंट्रल होता है, ठीक है। आगे डिटेल्स और भी आप पढ़ेंगे, पर वो दूसरा चैप्टर, उसमें आपको बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगा। पर अभी के लिए लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। अब जो कार्बन है इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो ये जो है वो 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? उसके पेरिफेरल एटम्स, यानी उसके इर्द गिर्द वाले एटम्स कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है ना, इस तरह से 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या आप यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड को देख पा रहे हैं क्लियरली? जी देख पा रहे हैं। क्या आप सभी बॉन्ड्स देख पा रहे हैं जो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी देख पा रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा और मैं आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। एसिटिक एसिड, या एसिटिक एसिड का 60% सोल्यूशन बना लोगे ना, तो वही आपके घर में होता है जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, CH3COOH, इस तरह से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ MF यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो इसको मैं अगर एक्सपांडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूँ, कैसा हो जाता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है कि ये पहला कार्बन है, ठीक। बाद में ये दूसरा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 1 बना लिए और 3 बनाएगा,
करेक्ट है कि नहीं। और H3 है तो यहाँ पर भी एक H रहेगा, यहाँ पर भी एक H रहेगा, यहाँ पर भी एक है। तो ये जो CH3 है वो इस तरह से दिख रहा है। आगे देखिए ये कार्बन, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, उसके पास OOH है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन कनेक्टेड टू H होगा। तो इस तरह से आप देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसने दोनों बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 कंप्लीट कर लेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्या इसमें आप सभी बॉन्ड्स देख पा रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा हाँ। इसलिए ये कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्सपांडेड फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपको सभी बॉन्ड्स दिखने चाहिए। अगर मैं हिंट दूं आपको तो आपको कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स भी दिखना चाहिए, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी दिखना चाहिए, या फिर ऑल बॉन्ड्स दिखने चाहिए, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अगर मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूं ना तो ही मैं उसे एक्सपांडेड फॉर्म कहता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में जान लिया। राइट, अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म की तरफ। कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? ये जो कंडेंस्ड फॉर्म को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, कंडेंस्ड फॉर्म कुछ नहीं होता है। अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म को थोड़ा सा स्क्वीज करके लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरे को एक मॉलिक्यूल लिखने में इतनी जगह यूज हो गई। ठीक है, तो ये हर बार फिजिबल नहीं होता है लिखने में। जब आप बहुत सारे कंपाउंड्स एक साथ लिखते हैं तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर मैं किसी तरह से इसको स्क्वीज करके लिख दूं तो ये किस में आ जाएगा बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी अबाउट कंडेंस्ड फॉर्म नाउ। ठीक है, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपने ये साथ साथ ही नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, लेट अस सी व्हाट कंडेंस्ड फॉर्म हैज टू से। ठीक है, देखिए तो मैं बताता हूँ कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करना है। यहाँ पर ऑब्वियसली सभी बॉन्ड्स तो नहीं बताएंगे, अगर आप सभी बॉन्ड्स बताएंगे तो एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा ना। तो कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करना होता है? हाइड सम बॉन्ड्स, हाइड सम बॉन्ड्स। अब ये सम बॉन्ड्स यानी कौन से बॉन्ड्स हाइड करेंगे वो मैं उस पर आता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, जिससे कि मॉलिक्यूल क्या है? छोटा हो जाएगा। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, देखो ये एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूँ। देखो मैं 1 2 3 और ये 4 कार्बन लिख लिए। ठीक, चारों के बीच में मैंने कर दिया सिंगल बॉन्ड। ठीक, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी 4 हो गई, इसकी 2 हो गई, 2 और है, इसकी भी 2 हो गई, 2 और है, इसकी 1 हो गई, 3 और है, इस तरह से। सही, मैंने यहाँ हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है, आप बड़े आसानी से देख पा रहे हो ना, सभी बॉन्ड्स को आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो मैं अभी कौन सा फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ बेटा? मैं एक्सपांडेड फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, इसका नाम होता है ब्यूटेन। ये तो थोड़ी बहुत बेसिक तो आपने जान ही रखी होगी 10th में। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करने वाला हूँ। तो मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, 3 तरीके मेरे पास। मैंने क्या करना है, देखो सम बॉन्ड्स हाइड करना है ना, तो मैंने क्या करा पता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है। करेक्ट, तो अगर मैं उसका बॉन्ड ना भी बताऊं मुझे समझ में आ जाएगी कि भाई एक ही बॉन्ड होगा। तो मैं क्या करूं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपा दूं, तो कार्बन दिखा दूं। ठीक, देखते रहना। हाँ, कार्बन दिखा दिया, उसके H H H 3 H है, तो मैंने क्या करना है? H को ऐसे 3 बार लिख दिया। अरे आप H जो है वो कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड लिखो या राइट हैंड साइड लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखने वाले को समझ ही जाएगा कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड आगे की तरफ दूसरे कार्बन से बना रखा है, मतलब बाकी ये 3 बॉन्ड है, उसके पास हाइड्रोजन है और वही है। तो मुझे अलग से डैश करके ये बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। फिर यहाँ देखिए ये कार्बन जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसको मैं क्या कर दूं? H2 कर दूं। यूं कर दिया। ठीक, फिर आगे देखिए ये भी क्या हो जाएगा? CH2 कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा? CH3 कर दिया। तो देखिए इसके मुकाबले तो ये थोड़ी सी कम ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया? हाइड सम बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड कर दिया। सही, एक तरीका ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे मालूम है कि ये कार्बन है, इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिए, तो एक ही बॉन्ड बाकी है, तो एक ही बॉन्ड है वो यही कार्बन से बनाने वाला है। मुझे पता है कि ये बॉन्ड बनने ही वाला है। करेक्ट, तो जब पता है तो मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। कैसे? मैंने ऐसे भी करना है। देखो CH3C लिख दिया, फिर मैंने CH2 लिख दिया, फिर से CH2 लिख दिया और फिर CH3 लिख दिया। मैंने कोई बॉन्ड ही नहीं बताया। देखो मैंने कोई बॉन्ड बताया ही नहीं कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन है। मतलब मैं क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हाइड कर सकता हूँ। ठीक, एक तरीका ये हो गया, कोई गलत नहीं देगा भाई, ये भी कंडेंस फॉर्मूला ही है। ठीक, एक तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। मुझे पता है पहला कार्बन CH3 है, मैंने CH3 लिख दिया।
फिर देखो मेरे को पता है कि CH2 यूनिट 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो CH2 यूनिट को ऐसा ब्रैकेट में डालकर 2 कर दिया और फिर आखिर लिख दिया CH3। ठीक है, देखो इससे तो फॉर्मूला और भी छोटा हो जाएगा, हाँ क्या। तो इस तरह से तीनों टाइप है किसके, कंडेंस फॉर्मूला की है। ठीक है, मतलब क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड करना है, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइड करना है ना, या तो आप ब्रैकेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, किस में लिख सकते हैं, ब्रैकेट फॉर्मेट में। बात समझ में आई। सवाल ये है कि किसी ने अगर आपको पहले से ही कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है तो आप उसको एक्सपांडेड फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि गोल ही वही है कि अपने को कोई भी फॉर्मूला दे दे, अपने को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कंडेंस फॉर्मूला समझा दिया। अब मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको दूंगा, उस एग्जांपल्स को आपको कन्वर्ट करना है एक्सपांडेड फॉर्म में। एग्जांपल्स जो दूंगा वो कहाँ के होंगे, कंडेंस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बाय कन्वर्टिंग कंडेंस्ड फॉर्म्स इनटू एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रखता हूँ बोर्ड पे तब तक। हाँ, तो ये एग्जांपल्स देखिए, जैसे 3 और ये 4 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इंटर कन्वर्जन का आपको जरा 2-3 पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे इंटर कन्वर्जन करना है कंडेंस फॉर्मूला को किसमें, एक्सपांडेड फॉर्मूला में, तो क्या करना होता है, देखिए ज्वाइन ऑल द एटम्स, सारे एटम्स कंसिडर करने होते हैं। ज्वाइन ऑल द एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। सबसे पहले आप सभी एटम्स के अंदर सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, चेक वैलेंसी, फिर आप सभी एटम्स की वैलेंसी चेक करेंगे। वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट दी वैलेंसी बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, इसको अभी एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला क्या है, CH3, तो आपको पहले C देखना चाहिए, कार्बन। ठीक, H3 यानी 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, 1 2 और ये 3। ठीक, यहाँ भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा और यहाँ पर भी H होगा। फिर आगे एक बॉन्ड बचेगा म्यू, फिर अब आगे क्या आएगा, CH2 2 बार। तो अब CH2 2 बार यानी पहले एक CH2 बना ले, पहले एक C बना लिया, सिंगल बॉन्ड से 2 H कनेक्ट कर लेंगे, ये इस तरह से CH2। ठीक, फिर उसके आगे फिर से यही यूनिट होगा, तभी तो CH2 ऐसा 3 बार दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, तो ऐसा एक बार हो गया, ये कर दिया मैंने दूसरी बार और ये कर दिया मैंने तीसरी बार। तो इस तरह से CH2 यूनिट जो है मैंने 3 बार कर दिया, और उसके बाद में जो है वो आखिरी वाला कार्बन यानी C, उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 3 वैलेंसी है। देखो यहाँ पर हर कार्बन की और हर हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीटेड है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमने सही कन्वर्जन किया है कंडेंस फॉर्मूला इनटू एक्सपांडेड फॉर्मूला। सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ देखिए, आप पहले एक कार्बन देख पा रहे हैं, फिर CH3 3 बार देख पा रहे हैं, तो पहले ये कार्बन लिखेंगे यूं इस तरह से। अब कार्बन की खुद की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो मैंने 4 वैलेंसी कैसे कर दिए बता दो, इस तरह से 1। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, जगह की कमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे ही बता दो, 4 बॉन्ड बना दी। अब देखो, सॉरी ये 3 नहीं होगा, यूं इस तरह से होगा 4। ठीक है, हाँ, तो ये CH3 जो है वो कितनी बार यूनिट है, 4 बार यूनिट है। तो मतलब एक बार कार्बन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, 4 यहाँ, चौथा यहाँ होगा। अब इसके खुद के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बना लिए, 2 3 4, सेम इसके 2 3 4 2 3 4 2 3 4, क्योंकि सारे हाइड्रोजन ही है ना, इसलिए मेरे को पता है सिंगल बॉन्ड आने वाला है, इसलिए मैंने बना लिया। ठीक है, अगर और कोई एटम होता तो मैं ऐसे पहले सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, पहले वो एटम लिखता, फिर उसके बीच में सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करता, फिर वैलेंसी चेक करता, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ H3 H इस तरह से लिख देता हूँ सारे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब देख ही पा रहे हो ना कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना मेसी हो रहा है। उससे अच्छा मैं कंडेंस करके यूं लिख दूं, अच्छी बात पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मतलब तो सेम है, कंपाउंड ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड वाला देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन दिख पड़ रहा है, मैंने कार्बन लिख दिया। उसके बाद क्या बेटा, 4 बॉन्ड होने चाहिए, है ना, उसमें से 2 बॉन्ड पे हाइड्रोजन है। ठीक, तो मैंने 4 बॉन्ड बता दिए। अरे आप ऐसा प्लस साइन में भी बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, अभी तो जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन बता दिए मैंने, चलो एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया। ठीक, अब 2 बॉन्ड और बाकी है। उसके आगे देख पा रहे हैं आप CN, 2 बार CN। ठीक है, तो कनेक्टेड तो कार्बन होगा, तो पहले कार्बन कनेक्ट कर लेता हूँ, कार्बन, उसके आगे लिख देता हूँ नाइट्रोजन, क्योंकि CN लिखा है। सेम इधर देखो, इधर भी आ जाएगा कार्बन, इधर आ जाएगा नाइट्रोजन। तो देख पा रहे हैं इसके कार्बन की 4 बॉन्ड खत्म हो गए, तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड हुए क्या, नहीं, इसका एक ही बॉन्ड हुआ है, और कितने बाकी हैं, 3। तो पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना है, मैंने सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया, इधर सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया। फिर वैलेंसी चेक करो, क्या ये कार्बन की 4 वैलेंसी खत्म हुई, नहीं, कितनी हो गई, 2, कितनी और बाकी है, 2। ठीक, 2 बाकी है, तो अब क्या करना है, कंप्लीट द वैलेंसी बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, 2 वैलेंसी और चाहिए, तो 2 बॉन्ड और बना लो ना आगे वाले एटम के साथ। इसके साथ नहीं बना सकते, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है ना, इसके साथ थोड़ी बना सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ देखो सेम वे, इधर 2 हो गए,
और 2 बॉन्ड चाहिए, इसके साथ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसके साथ बना लो, 1 3। और लकीली नाइट्रोजन का वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन भी खुश हो गया और कार्बन भी खुश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कंडेंस फॉर्म से एक्सपांडेड फॉर्म में लेके आना। अब अगला यहाँ देखेंगे, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो CH3 है, ठीक, तो आपने एक C कर लिया, ये H, ये H और ये एक H कर लिया, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हो CH2 2 बार है, ठीक है, तो आप बना लो C, ये H और ये H, CH2 ये यूनिट एक बार हो गया, फिर दूसरी बार कर लेंगे CH2 यूनिट, ठीक है। मुझे मालूम है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होने वाला है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ना आपको CH दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये यूनिट आपको ध्यान से दिख रहा है, CH दिख रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे कार्बन कर दिया, अब H दिख रहा है तो मैंने एक H कर दिया सिंगल बॉन्ड से। अब उसके आगे देख पा रहे हो आप, उसी के अंदर ब्रैकेट में CH दिख रहा है कि नहीं? CH3 एक ऐसा यूनिट होता है, CH3, करेक्ट है। तो ये जो कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हमने लिखा है ये वाला, ठीक है, वो ये वाला कार्बन है। उसका देखो एक बॉन्ड यहाँ पीछे बन गया, एक हाइड्रोजन से बन गया, और कितने बाकी है? 2 बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, ठीक, पहले वो लिख लेता हूँ कि ये वाला कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड से ये वाला कार्बन मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, न्यू। तो देखो इसके पास एक ही बॉन्ड बाकी है, और उस एक बॉन्ड पर क्या है? CH3 ग्रुप है। तो क्या आएगा बोलो, इस एक बॉन्ड पर पहले मैं कार्बन कर दूं, और उस कार्बन के पास H है 3, तो 1, ये 2 और ये ऊपर की तरफ 1। ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है, होगा कैमरा में देख पा रहे हो बराबर से, ठीक। अब ये कार्बन देखिए, उसके आगे क्या है? CH3 2 बार है और आगे CH है, तो भाई पहले आगे वाला लिख लेता हूँ, ब्रैकेट को बाद में लिखते हैं। ये CH लिख दिया मैंने, और CH के आगे क्या है? CH3 वो भी कंप्लीट कर दिया। अब देखो इसके 2 बॉन्ड बाकी है, और उस पर क्या आएगा? CH3 यूनिट आएगा, तो 1 और 2 कर लिया। इस पे CH3 यूनिट, इस पे CH3, H, ये H, ये H, इस तरह से यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, ठीक है। इस तरह से देखो काफी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसी को मैंने ऐसा कंडेंस कर करके बता दिया। अगर मैंने आपको बोला एक्सपांडेड फॉर्म को कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड छुपा सकते हो, या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपा सकते हो। जनरली हम लोग पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड छुपाते हैं, क्योंकि वो सबसे आइडियल है। देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड छुपा दो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा कार्बन, इसका हाइड्रोजन के 1 2 3 बॉन्ड छुपा दो, तो H3 करके लिख दिया, यही इतना सा हो गया। फिर आगे देखो CH2 है, ठीक है, तो C लिखा, दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड छुपा दिए, H2 कर दिया। फिर से देखो CH2 ही आने वाला है। फिर यहाँ देखिए, ये C लिखा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड छुपा दो, यानी H लिख दिया यहाँ पे ऐसे ही। फिर इधर क्या है? CH3, तो मैंने ऊपर करके ऐसा CH3 कर दिया। फिर आगे देखिए यहाँ क्या है? C, ठीक, इसके पास 2 बॉन्ड्स है ऊपर, इधर भी CH3 यूनिट है, उसके H के बॉन्ड छुपा देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे देखिए CH, फिर CH3। जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड करते हैं, ठीक है। पर अगर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइड करके दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। तो इस तरह से आप कंडेंस फॉर्मूला के बारे में जान चुके हैं, कंडेंस फॉर्मूला कैसे, ठीक है। अब हम तीसरा फॉर्मेट सीखेंगे, तीसरा और सबसे बड़ा फॉर्मेट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो आजकल के लाइफ में यूज होता है, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मेट, या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्म ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस बोर्ड, फिर मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड लाइन क्या है। ऑलराइट, सो लेट अस लर्न अबाउट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नाउ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है ना, आपको जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, तो इसको जिगजैग फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। पर इसमें याद रखना है कि एवरी एंड, हर एंड, क्योंकि ये लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लाइन होगा तो लाइन को तो एंड तो होगा ही, और लाइन को मोड़ दिया तो आपको बेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एंड हो या बेंड हो तो उसको कार्बन अज्यूम किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एवरी एंड इज कार्बन एटम एंड एवरी बेंड इज कार्बन एटम। उसके बाद आप करेंगे वैलेंसी चेक, ठीक है। और एक खास बात है, नो नीड टू राइट हाइड्रोजन एटम। आप हाइड्रोजन एटम नहीं लिखेंगे तो इट इज अज्यूम कि वहां पे हाइड्रोजन एटम होगा, तो आपको H भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक सिखाता हूँ। जैसे ब्यूटेन मैंने एग्जांपल कंसीडर करा, देखिए आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, एक्सपांडेड फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्योंकि सारे बॉन्ड देख पा रहे हैं। इसको कंडेंस कर दीजिए, तो ये C है। हम कंडेंस करने के लिए जनरली क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताते, कार्बन कार्बन बॉन्ड बताते। तो मैं अभी के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बताऊंगा। देखो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बताऊंगा, ठीक, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड बता दूंगा, तो इस तरह से बने, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताऊंगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो देखिए ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड यानी H3 करके लिख दिया। सेम इधर हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है,
तो ये लिख दिया H2, ये भी क्या हो जाएगा H2, ये भी क्या हो जाएगा H3। आप H2 को ट्वाइस भी कर सकते हैं ब्रैकेट फॉर्म कर, लेकिन ठीक है इतना काफी है। जैसे कंडेंस फॉर्म आपको रॉन्ग नहीं देगा कोई, ये चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कंडेंस नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत कंडेंस करना होता है, दैट इज इनफ, ठीक है। आप चाहे तो मैक्सिमम कंडेंस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जिगजैग फॉर्मेट यानी बॉन्डलाइन फॉर्मूला में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखो बॉन्डलाइन फॉर्मूला में इसी को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 1 2 3 और 4, बस खत्म हो गया, इतना सही। इसको आप कितना भी छोटा कर सकते हैं, देखिए, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा स्पेस बचाता है और सामने वाले को समझ भी जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा कंपाउंड बोलना चाह रहा है। तो ये एक टाइप का शॉर्टकट कोड टाइप हो गया, कोडिंग हो गया एक टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कैसे किया मैंने, ये हर एंड और हर बेंड कार्बन है। देखिए यहाँ पर है ना एंड है तो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर बेंड है तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ बेंड है तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ एंड है तो यहाँ कार्बन होगा। तो इस तरह से आपने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर लिया कार्बन के, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर बता रहा है 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक, ठीक है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप देख ही पा रहे हैं 1 डैश का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 3 सिंगल बॉन्ड दिख पा रहे। अब देखो यहाँ पर वैलेंसी चेक करो, ठीक है। ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है सिर्फ ऊपर की तरफ 1, तो और कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, तो और 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। पर उन तीनों बॉन्ड पर क्या होगा, कुछ भी नहीं, एटम है मतलब हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन लिखा है ना, यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि 1 बॉन्ड यहाँ बना है, 3 बॉन्ड बाकी है, तो उस 3 बॉन्ड पे और कोई एटम नहीं लिखा गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन ही होगा। तो इट इज अंडरस्टूड। यहाँ पे भी आप चेक करो कितने हाइड्रोजन होंगे, ये कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन ही होंगे, मतलब यही तो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर पा रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत लिखू ही क्यों, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है। इनफैक्ट इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो यही मतलब बन रहा है, इसको कैसे भी लिखें, अरे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, ऐसे लिख दूं तो भी वही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं ना तो भी वही रहने वाला है, ऐसे लिख दूं तो भी वही रहने वाला है, ऐसे लिख दूं तो भी वही रहने वाला है। कंपाउंड देखो कैसे भी रहने वाला है, यानी मैं किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, मतलब तो वही बन रहा है, कार्बन है 4, है ना, और हाइड्रोजन है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो यहाँ सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैंने जिगजैग ड्रॉ किया है, सबका सब बॉन्डलाइन फॉर्मूला ही है, सबका सब यही स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, और सबका सब अगर एक्सपांड करोगे तो यही लिखेगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। पर जनरली हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि आसान लगे समझने वाले को, ठीक है। बाकी आप लिख तो कैसे भी सकते हैं, जब तक आपको एंड और बेंड दिखाई पड़ रहा है उसको कार्बन अज्यूम करेंगे, ठीक है। वैलेंसी चेक सही है तब तक हाइड्रोजन लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हम लोग ने तीनों ही स्ट्रक्चर्स देख लिए, एक्सपांडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म एंड बॉन्डलाइन फॉर्म। तो अब ना मैं क्या करूँगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सिखाऊंगा अभी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल किसी भी फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपका एक ही गोल है, उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी फॉर्म दिया है आपको एक्सपांडेड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, क्या ये रियल लाइफ में इस शेप का होता है, क्या ये रियल लाइफ में इस शेप का होता है, क्या नहीं। ये जो रियल लाइफ में 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की तरह होता है, तो आप इसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते नहीं है, मतलब किया जा सकता है। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि चलो इस बोर्ड के ऊपर जो 2 डायमेंशनल है उसके ऊपर आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बताओ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल। देखिए है ना, ये देखिए ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर मैंने आपको बोला कि चलो इसको बोर्ड पे ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, बोर्ड पे सिर्फ 2 डायमेंशनल ड्रॉ कर पाएंगे ना। इसको अगर आप सामने से देख रहे हैं, आप अगर ऑब्जर्वर है और आप इसको देख रहे हैं और आपको ड्रॉ करने बोलेंगे तो आप सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, ये ऊपर का, ये इधर का, नीचे का और ये पीछे का स्लाइड नहीं है क्या, है। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा बताते हैं कि नहीं कि ये इस तरह से होगा पीछे, है ना। आप ऐसा 3 डायमेंशनल बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं। जैसे आप क्यूब ड्रॉ करते हैं ना, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। क्यूब एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, लेकिन आप ड्रॉ किस पे करते हैं, 2 डायमेंशनल पे करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में लाने के लिए आपको कुछ अरेंजमेंट सीखनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। बचपन में आपने क्यूब सीखा ना कि आपको एक के ऊपर एक बॉक्स रखना है, फिर कनेक्ट करना है, तब आपको समझा कि अच्छा ये 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको हम, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट इज वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स बाय ड्रॉइंग इट ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन।
ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। और अभी 11th स्टैंडर्ड में आप इतना जल्दी स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत बेसिक फंडे डेवलप करने पड़ते हैं केमिस्ट्री में पहले, फिर वो आपको समझेगा। तो जब आपका दिवाली वैकेशन या कोई वैकेशन या कोई चल रहा होगा, तब मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर जरूर लूंगा, उसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा 3 डायमेंशनल, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपांडेड फॉर्म में, ठीक है। आई गेस दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे, पर लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल्स। चलो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ये 2 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, इनको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये जोक नहीं मारा है, ये सच में एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन ही है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, लिखेंगे बाद में। पहले वाला देखो, CH3 थ्राइस CH, ऐसा पढ़ेंगे, कुछ मतलब नहीं है, कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, पहले इसको ज्यादा कंडेंस्ड है तो इसको थोड़ा कम कंडेंस करते हैं और फिर इसको एक्सपांड करेंगे। कैसे, मैं एक एक करके लिखता हूँ। देखो ये क्या है, CH3 3 बार है, तो मैं लिखूंगा CH3 3 बार है, ठीक। उसके आगे क्या है, कार्बन है, ठीक, कार्बन है। अब ये कार्बन और ये CH के बीच में देखो उसमें कुछ बॉन्ड नहीं पता है, तो आप बता दो सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। उस CH के आगे ब्रैकेट में लिखा है CH3, ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये ब्रांच होता है, जनरली से समझे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ऐसा नीचे करके, ब्रांच है ना, नीचे करके CH3 कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, फिर क्या है, देखो CH3 तो एक ही बात है, खत्म हो गया। आगे क्या है, CH2 2 बार, तो आगे CH2 2 बार, यानी इस तरह से लिखना चाहिए कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी इनके बीच में क्या होगा, बोलो, सिंगल बॉन्ड होगा, करेक्ट है कि नहीं। फिर आगे क्या है, CH है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं दिया है, मतलब आपको सिंगल बॉन्ड ही मानना होता है। और उसके पास में क्या है, CH3U ट्वाइस है, ठीक है। तो इस तरह से देखो अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। अब इसको और एक्सपांड करेंगे, इसके देखो ये कार्बन को, इसके 4 बॉन्ड, एक हो गया और बाकी 3 है ना, तो उस पर CH3 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 है, तो इस तरह से होगा, यहाँ CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, तभी तो लिखा है CH3 3 बार, ठीक। फिर आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, CH है, नीचे क्या है, CH3 है, फाइन, ये तो खुला हुआ ही। आगे देखेंगे क्या है, CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH, करेक्ट। अब CH जब मैंने लिखा, एक बॉन्ड यहाँ है, एक हाइड्रोजन के साथ होगा, 2 हो गए, तो और 2 बाकी होंगे, तो मैंने ये लिख दिया और 2। आप ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, 2 बॉन्ड्स लिखने चाहिए बस, और दोनों पे क्या होगा, CH3 और CH3, ठीक। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नहीं दिख रहा था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे इतना पॉसिबल कर दिया। तो यहाँ देखो थोड़े थोड़े आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दिए। अब आप और नीचे आ जाओगे, आपको सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, देखो हर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब उसको और एक्सपांड करना है तो आप क्या करेंगे, हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी बता देंगे। जैसे यहाँ देखिए, इस कार्बन को मैंने लिखा U, ऊपर क्या है, एक कार्बन है, उसके 3 H है, तो देखो इस तरह से उसके 3 H मैंने बता दिया, ठीक है। सेम इधर वाले कार्बन के 3 H भी बता देता हूँ, और नीचे वाले कार्बन के भी 3 H बता देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ना कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उससे कंडेंस करके लिख दिया, इतने में खत्म हो गया। देखो आगे देखो, ये C, इसका H है, तो उसको ऊपर की तरफ बताता हूँ, नीचे की तरफ क्या है, C, उसके H है 3, तो इस तरह से बता दिया। आगे देखेंगे क्या है, C H2 ना, एक H यहाँ बता दो, एक H यहाँ बता दो। आगे देखो एक और C, ऊपर एक H, नीचे एक H। आगे देखो एक और C, इसके ऊपर एक C है जिसके पास 3 H है ना, इसके राइट में एक C है जिसके पास 3 H है, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ बचा है 32 H। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी ये सेकेंड वाला देखते हैं। देखो आप देख पा रहे लाइंस दिखाई दे रही है, सिर्फ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसको एक्सपांड करना है। तो बॉन्ड लाइन में मैंने आपको क्या बताया था, हर एंड और हर बेंड कार्बन होता है। देखो ये एंड है तो कार्बन होगा, ये बेंड है तो कार्बन होगा। ये देखो ये जंक्शन है ना, जंक्शन यानी वही एंड बेंड ही हुआ, बेंड है ना एक्चुअली, तो ये भी कार्बन होगा। ये देखो यहाँ एंड हो रहा है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। चलो तो पहले कार्बन कार्बन ही लिख देते हैं, कि यूं लिख दिया मैंने, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना। सारे जो डैश है सारे सिंगल बॉन्ड है और कार्बन, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था, वैलेंसी चेक करो। ये पहला वाला है, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 है, कितनी 1, बाकी कितनी है 3। अब तीनों पे क्या हो सकता है, और कुछ लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है तो अज्यूम कर लो हाइड्रोजन है ना। और हाइड्रोजन है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैंने कहा था बॉन्ड लाइन में, पर ये तो हम लोग कंडेंस कर रहे हैं उसको, है ना, तो H तो लिखना पड़ेंगे ना। तो यहाँ कितने H आएंगे, 3 H आएंगे इस तरह से, तो CH3 लिख दिया। यहाँ देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बाकी है, 2 और बाकी है, ठीक है, 2 और बाकी है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम में ये जो बीच वाला कार्बन, इसका तो 4 बॉन्ड हो गए, इस पर कुछ नहीं आएगा। इसका एक ही बॉन्ड हुआ है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे।
इसके 2 हुए तो H2, सेम वे ये H3 और ये क्या हो जाएगा H3। ठीक, अब इसको एक्सपांड करते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है। इसके 3 H है तो तीनों बॉन्ड बता दो यूं H करके। इसके 2 H है तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। इसके चारों हो गए, इसके 3 है ना, 1 2 3, सेम इधर देखो 1 2 3, इस तरह से है ना। तो इसको मैंने फुल्ली एक्सपांड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, है ना, किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। ये सारे ओपन चेन कंपाउंड है ना, तो अभी हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं क्लोज चेन कंपाउंड के, एरोमेटिक कंपाउंड के, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, है ना। अब ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये आपको तब समझ में आएगी जब आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देख के प्रैक्टिस किया होगा, तब आपको याद आएगा फटाक से कि अगर मैं कह रहा हूँ होमोसाइक्लिक है तो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक है तो क्या होगा, एरोमेटिक है तो क्या होगा, है ना, एलिफैटिक है तो क्या होगा। आपको ये सब टर्म्स तभी समझेगी जब आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रही है, मतलब आप प्रॉब्लम में फंसने वाले आगे जाके, तो प्लीज जाके फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, लर्न करिए, फिर आगे, ठीक है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स नाउ। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल ये आपको एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्रैक करते हैं, चलो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लेके आता है। ये जो है वो बेंड है, तो इसको कार्बन की तरह लिखेंगे कि नहीं, कार्बन, फिर उसके आगे कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं ना, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी के 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, 1 2, सेम है इसके भी 2 बॉन्ड्स है तो 2 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सपांड कर करके लिख दिया, सिंपल है दैट। सर ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, नाम वो सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना समझ में आना पड़ेगा। ये देखिए, ये हेक्सागोनिक शेप में सारे बेंड है, तो कार्बन ही होंगे, तो कार्बन बना लेते हैं इसके शेप में, ठीक है। हेक्सागोन के शेप में मैंने न्यू कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करता है डैश, ठीक। इसके कितने बॉन्ड हो गए, 2 बाकी है, 2 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, सेम पे इसके भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इट इज रियली सिंपल, ठीक। ये देखो, ये आपको दिख रहा है स्वास्तिक, है ना, लेकिन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा स्वास्तिक नहीं दिखा देता है, ये उसको एक कंपाउंड दिखा देता है, ठीक है। जैसे ये कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, है ना। फिर आगे देखिए, ये देखो यहाँ पे भी तो कार्बन होगा, ये रहा वो कार्बन, ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ भी एक कार्बन है और उसके राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन है ना। सेम वे देखो, आपको इस तरह से अगर आप ट्रेस करते चले तो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते चलो, बॉन्ड चेक करते चलो, बैलेंस चेक करते चलो। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड बना है, बाकी 3 क्या हो गए, हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और 3। आप CH3 भी लिख सकते हैं पर वो कंडेंस हो जाएगा, हमको तो एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। यहाँ देखो 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2 और होंगे कि नहीं, हाइड्रोजन होंगे। इसके देखो 4 बॉन्ड हो चुका है, नो प्रॉब्लम, यहाँ 2 ही बॉन्ड हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, सेम है यहाँ 3 हाइड्रोजन, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको मैंने बोला था चलो कंडेंस में ही कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता है यहाँ 3 हाइड्रोजन आने वाले, तो आप डायरेक्टली CH3 भी लिख सकते थे ना, ठीक है। पर मैंने आपको बोला एक्सपांडेड फॉर्म में करने के लिए, तो आप खैर सभी बॉन्ड्स बताना जरूरी है इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, 4th वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। CH3 2 बार है इस कार्बन पर, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक कार्बन बना लेता हूँ, इस पर 2 CH3 है, ठीक। एक बार मैंने ऊपर CH3 कर ली, एक बार मैंने इधर CH3 कर ली, ठीक है, फाइन। फिर उसके आगे देखो एक और कार्बन है जिसके पास CH3 2 बार है, ठीक है। एक और कार्बन है जिसके पास 2 बार CH3, तो एक और इस तरह से यूनिट बना लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ये कार्बन आगे इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो पहले तो इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिया। देखो क्या वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इस कार्बन की, नहीं ना, इसकी 3 हो रही है, इसकी भी 3 हो रही है, तो इसका मतलब एक वैलेंसी कम पड़ रही है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके मैं इसके अंदर एक और बॉन्ड लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में बोलो डबल बॉन्ड हो जाएगा, सही। अभी इसको और भी ज्यादा एक्सपांड करके आप लिख सकते हैं, कैसे, ये जो CH3 है इसको यू लिख दो, H करके, सेम वे इसको एक्सेट्रा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 5th वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। सबसे पहले नाइट्रोजन दिख रहा है, मैं नाइट्रोजन लिख दिया, उसके आगे कार्बन दिख रहा है, मैं कार्बन लिख दिया, ठीक। उसके आगे क्या है, CH2 2 बार है, तो यू लिख देता हूँ CH2 और CH2 2 बार है इस तरह से। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कुछ नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड मान लू। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड ही मानना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, COO लिखा है, तो C है, एक ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन है, ठीक है।
फिर क्या है, CH है, CH लिख दिया और उसके ऊपर CH3 है। ये ब्रैकेट क्यों का है, इस तरह से होगा CH3 2 बार। ठीक, तो कोई बात नहीं, CH3 2 बार करना है तो एक बार मैं CH3 आगे कर लूंगा, एक बार नीचे कर लूंगा। ठीक है, बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहाँ देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ना। सभी एटम्स के बीच में पहले आपको सिंगल बॉन्ड ही तो बनाना होता है। अब वैलेंसी चेक करते हैं। क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 होती है? नहीं, वैलेंसी 3 होती है। कितनी बनी हुई? 1। और कितनी बनाएगा? 2। तो इसके आगे वाले से जोड़ लो 2 बॉन्ड, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए। ठीक, इस कार्बन की देखो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। हाँ, 4 होती है ना, इधर 3 और इधर 4 हो गए। इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है। इसकी चेक करो, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 है, कितनी? 3। एक्चुअली कितनी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअली ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 है, कितनी बेटा? 1। तो इनके बीच में अगर मैं एक मल्टीपल बॉन्ड कर दूं तो देखो, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड यानी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो दोनों खुश हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन दोनों खुश। ये ऑक्सीजन के देखो कितने बॉन्ड बने हुए? 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, आगे बढ़ते चलेंगे। ये कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके भी सारे कंप्लीट है। ठीक है, चाहो तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? सारे हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड बता दो, है ना, तो ये और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। फिलहाल तो ये कंडेंस्ड है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी आपको बताने होते हैं, तो ये खुल के बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको अब अंदाजा आ गया होगा कि मैं किस तरह से इंटर कन्वर्ट कर पा रहा हूँ कंपाउंड को। ठीक है, अभी 5 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। 5 में एग्जाम्पल और देता हूँ जो आप घर पे खुद से ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको जम रहा है या नहीं। ठीक है, चलो, तो ये होमवर्क में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मैंने। ठीक है, इसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला मैं सॉल्व करके बताता हूँ जरा। तो यहाँ देखिए, ये कैसे होगा। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। सर ये 2 लाइन क्यों दिखाई दे रही है, बताता हूँ। पहले आप ये कार्बन को लिखिए, 1 2 3 4। ठीक, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 लाइन है यानी 1 बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 लाइन है यानी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 लाइन दिखाई पड़ रही है यानी डबल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड होता कैसे बताते हैं? एक और लाइन बता देते हैं, है ना। तो ये लाइंस का मतलब बॉन्ड्स होता है, याद रखना, तभी तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसा कहा जाता है कि नहीं। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ देखो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, मतलब 3 और बाकी है, तीनों हाइड्रोजन ही होंगे। यहाँ 2 और एक ये 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बाकी हाइड्रोजन ही होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ से इसको और एक्सपांड करके लिख सकते हैं आप, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करके। तो इस तरह से ये मुझे लगा कि बताना चाहिए। ठीक है, तो सेम मैं आपको मैंने 5-6 एग्जाम्पल और दिए, इसको सॉल्व करके बताइए एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे दिखाई देगा। ठीक है, और ये 6th वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा किस तरह से बॉन्ड बन रहे हैं ना। वैलेंसी चेक करना ना भूलिएगा, हर पॉइंट पे वैलेंसी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप कर लीजिए, दैट्स गुड। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में फर्क देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी 1-2 बार आपको बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में क्या फर्क है? सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो जनरली सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाया जाता है और पाई बॉन्ड हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाया जाता है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये जो है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी। सर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि जो मेरा बॉन्ड है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स, जिसके वजह से 2 एटम्स के बीच में एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब उस एनर्जी को यानी उस बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो उसकी प्रेजेंट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अप्लाई करेंगे तब वो एनर्जी ब्रेक हो जाएगी कि नहीं। इसलिए कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा आपको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसको ज्यादा जरूरत होगी एनर्जी की, इसको कम एनर्जी की जरूरत होगी ब्रेक होने के लिए, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक, और इसका ऑपोजिट पॉइंट को आप खुद लिख सकते हैं, रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू ब्रेक। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। ठीक है, फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑब्वियसली सिग्मा और पाई दोनों भी कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एनी 2 एटम इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और पाई को यूं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में और भी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है, पर वो पॉइंट्स को समझने के लिए आपको दूसरे चैप्टर्स स्टडी करने पड़ेंगे, वरना आपको उसके रेफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अभी के लिए अपने को जितना जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ये डिटेल में पढ़ने वाले एक चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल ये चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा ना बेटा, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनता है। एक ही बार जो बॉन्ड बनेगा पहले दो एटम्स के बीच में, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद अगर वो बॉन्ड बनाते रहेंगे तो सारे के सारे पाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बहुत क्वेश्चंस में आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर मैंने आपको ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनको कन्वर्ट करने आना चाहिए एक्सपांडेड फॉर्मेट में, क्योंकि उसी फॉर्मेट में तो आपको सभी बॉन्ड्स दिखाई देते हैं और बॉन्ड्स को देख के ही आपको मालूम पड़ेगा कौन सा बॉन्ड सिग्मा है, कौन सा बॉन्ड पाई है, और आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, पहला जो कंपाउंड है कंडेंस फॉर्म में दिया है, तो पहले इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या दिया है, CH3 दिया है, तो एक H इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर दिया है CH2 दो बार, ठीक है। तो आई होप अब तक तो आपको आ ही गया होगा कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर आगे क्या दिया हुआ, CH, और उसके बाद CH3 दो बार है, तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ H3, ठीक है, और एक बार इसके नीचे लिख देता हूँ CH3 यूं इस तरह से, ठीक है। चलो अभी इसके अंदर बॉन्ड्स काउंट करते हैं हम लोग कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इनफैक्ट इसमें सारे बॉन्ड सिग्मा ही है, क्योंकि कहीं पे भी आपको मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। मल्टीपल बॉन्ड्स जहां आते हैं ना, तब पाई बॉन्ड्स का जनरेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड, उसको हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ सभी एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सभी बॉन्ड्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 पाई बॉन्ड्स है ना। चलो इसके अंदर काउंट करके बताओ। तो पहले ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को नॉर्मल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पहला कार्बन है उसको लिखा, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड्स तो है ही, साथ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो आपको कुछ घंटी बजी, ऐसी पैटर्न जहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। और उन्हें हम कौन से कंपाउंड्स कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। याद आया आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो आपने वो लेक्चर ध्यान से नहीं सुना था। एरोमेटिक जो टाइप था बेटा वो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आता है, और ये जो कंपाउंड है बेटा वो ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। जब तक कंपाउंड साइक्लिक नहीं होता है, आपको अगर पैटर्न दिखाई भी देगा ना तो उसको एरोमेटिक कह नहीं सकते, क्योंकि एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन ही साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आता है ना। तो ये कंपाउंड सारी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए, है ना। कंपाउंड ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिक होते ही नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ऐसे पैटर्न दिखाई दे वो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो सकता है, देखो साइक्लिक कंपाउंड है और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, एनीवे अभी वो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, पॉइंट ये था कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो इधर 2 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिखा। सेम इधर 3 बॉन्ड हो चुके तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हो चुके तो 1 और हाइड्रोजन, यहाँ 3 तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 बॉन्ड बन चुके 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 2। चलिए सारे सिंगल बॉन्ड्स है, सबसे पहले बॉन्ड है उसको सिग्मा गिनेंगे कि नहीं। तो देखिए ये 1 2 बॉन्ड्स में से सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा वाला पाई होगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके अंदर जो है वो 13 सिंगल बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से आप सभी कंपाउंड्स का एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं और फिर आप काउंट करके लिख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो चलिए ये वाला आप करके बताएंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा देंगे तो आपको एक्सपांड किए बिना भी आ सकता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये जो कार्बन है, करेक्ट, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं और 2 हाइड्रोजन होंगे, करेक्ट है। अगर 2 बॉन्ड सिंगल है और दोनों हाइड्रोजन है तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड अब तक मैंने गिने, ठीक है। ये जो कार्बन है देखो इसके भी 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन होंगे तो 4 सिग्मा और हो गए, तो इसके भी 4 सिग्मा और हो गए और इसके भी 4 सिग्मा और हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है बेटा, इसके पास टोटल 4 बॉन्ड तो है, वो तो होने ही वाले, लेकिन यहाँ और यहाँ सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स, मतलब 1 सिग्मा हो गया। यहाँ और यहाँ 3 में से एक बॉन्ड जो पहला होगा वही सिग्मा होगा, करेक्ट है कि नहीं, समझ पा रहे। सेम वे इधर देखिए ये कार्बन को,
इधर देखिए, ये और ये कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड है वही सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा होगा कि नहीं, एक बॉन्ड। और इसके बीच में 3 बॉन्ड्स है, लेकिन जो पहला बॉन्ड होगा वही सिर्फ सिग्मा होगा, करेक्ट है ना। फिर इसमें कितने पाई बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 और 2, इसमें 2 पाई बॉन्ड हमको दिखाई पड़ रहा है। पर सर ये तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो फिर तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे और यहां पर खत्म करेंगे, करेक्ट है, इस तरह से। तो आप देखिए इधर से काउंट करना शुरू कर दीजिए, करेक्ट, कितना बॉन्ड है, 1, फिर इसके 4 4 4 4, करेक्ट है, यूं, करेक्ट है। 1 सिग्मा बॉन्ड, सर 1 नहीं, 1 ये वाला और 1 ये वाला, ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए सर, ठीक है, यूं 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 4 4 4 4। फिर यहाँ आ गए, यहाँ देखो यहाँ क्या है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, एक ये वाला एक ये वाला, करेक्ट है। और इन जनरल इन टोटल कितने पाई बॉन्ड्स है, ये एक्स्ट्रा है, 2 पाई बॉन्ड्स है। तो इन सबको काउंट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 4 16 17 18 19 20, तो इसमें 20 सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 पाई बॉन्ड्स है। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसको ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं कि नहीं, हम एक्सपांड करके, आप नहीं भी एक्सपांड करेंगे डायरेक्ट काउंट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आप लिख सकते हैं इस तरह से, सिंगल डबल ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से। अब वैलेंसी चेक करिए, आपको पता चलेगा हर कार्बन के पास में 3 3 वैलेंसी है, पर होनी कितनी चाहिए, 4, तो एक एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। यहाँ देखिए ये सिग्मा बॉन्ड क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल में से पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा कि नहीं, सेम यहाँ देखो, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, करेक्ट है कि नहीं, इधर देखो ये भी सिग्मा सिग्मा, ये वाला पाई है, ये सिग्मा है। तो जरा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स है ना, लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3, तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया तो आपको उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। पर सर हम क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट, फायदा क्या है, ठीक है। फायदा ये है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने का कि उससे आगे का एक फंडा है जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पर वो समझने के लिए ना अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको बहुत कम नॉलेज है केमिस्ट्री का उस कंसेप्ट को समझने के लिए, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली ये कंसेप्ट के थ्रू ही हमको पता चलता है कि जो कंपाउंड है ना उसका शेप क्या होता है रियल लाइफ में, 3 डायमेंशनल में ये जो कंपाउंड है वो कौन से शेप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप तो बहुत सारे, तो उसमें से कौन सा 3 डायमेंशनल शेप कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। पर ये सीखने के लिए अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको एक चैप्टर सीखना पड़ेगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद सीखना पड़ेगा एटॉमिक बॉन्डिंग, तब जाकर आपको धीरे धीरे ये कंसेप्ट समझ में आएगा। पर सर इससे क्या ले लेना है, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लर्न हो जाएगा, ठीक है, नहीं करना है, नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है, नॉट टू रश, जस्ट आई एम शोइंग यू द यूज ऑफ काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज in case of carbon, because we are studying about carbon in organic chemistry, I am talking about carbon only. You can talk about any atom whose hybridization you want to find, but I am talking about carbon only. तो जो कार्बन है अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ना sp3 होता है ना। अगर ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ना sp2 हो जाता है। और अगर ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट ना sp हो जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है ना, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि कार्बन का जो शेप है वो क्या होता है, वो बॉन्ड्स किस तरह से बनाता है, एक्सेट्रा। सर ये s और p क्या है, s और p एक टाइप का ऑर्बिटल होता है। सर ऑर्बिटल क्या होता है, सर वो सब शेल होता है, सब शेल के अंदर होता है। सब शेल क्या होता है, वो शेल के अंदर होता है, वो सब बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, अभी आपको समझने में डिफिकल्टी होगा, ठीक है, बट आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि ये बॉन्ड सबको काउंट करना नहीं आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, तो आपको शेप वगैरह नहीं मालूम पड़ेगा और समझने में दिक्कत होगी, इसलिए ये काउंट करने आना चाहिए। इसका यूज अब कब करेंगे वो मैं आपको आसानी से बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ पा रहा होगा। ये भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ऑलराइट। तो अब मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड्स बताऊंगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, फेमस कंपाउंड्स है। तो उनका मैं क्या करूंगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा और उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ना उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और नाम दोनों याद रखना है। और इनफैक्ट आपको मैं एक टास्क देता हूँ, मैं जितने भी कंपाउंड्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी ही, ठीक है, उस सभी कंपाउंड्स का ना आपको क्या करना है, आपको उसका ये लिखना है कि वो पूरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने चार्ट पढ़ा था उसमें वो कहाँ पर बिलोंग करता है ना। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक में बिलोंग करता है, बेंजीनॉइड में बिलोंग करता है, नॉन बेंजीनॉइड में, वो उसको आप क्लासीफाई करके बराबर फिट करेंगे कि कौन से क्लास में फिट होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको वो चार्ट भी रिवाइज हो जाएगा और उस जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में यहाँ बताऊंगा उसका आपको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका मन हो तो आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब अभी कुछ कंपाउंड्स बताऊंगा, इसकी वजह से आपको नई नॉलेज भी आ जाएगी और पुराना सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सम फेमस कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहला वाला मैं बताता हूँ आपको। ये जो पहला कंपाउंड बताऊंगा इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हेक्सागोनल शेप में होता है 6 कार्बन में, ठीक है। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई जाती है। आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर और नाम याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को आप एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये भी ढूंढेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। और चार्ट में ये कहाँ बिलोंग करता है, जैसे ये वाला सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप साइक्लिक के चार्ट में आ गए। साइक्लिक के चार्ट में 2 होता है, ठीक है। कौन सा 2, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ देखो जो पूरी चेन है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी है। कैसे पता चला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो एंड और बेंड होता है वो कार्बन होता है, तो पूरी चेन सिर्फ कार्बन से बनी है। तो ये हो गया होमोसाइक्लिक, जिसका दूसरा नाम होता है कार्बोसाइक्लिक, या कार्बन की चेन। उसमें अगर आ जाओगे तो आगे क्लासिफिकेशन मिलता है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ये क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रही है, मतलब ये एरोमेटिक में आ जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक में आगे और क्लासिफिकेशन था बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो बताओ इसके अंदर कितने मेंबर है, अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। अगर 6 मेंबर होता है तो हम कहते हैं बेंजीनॉइड, और 6 मेंबर नहीं होता है, 6 से कम या ज्यादा होता है तो हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। तो इसका एक्चुअल फैमिली क्या हो गया, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजीनॉइड। ये चार्ट में इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। इस तरह से बाकी कंपाउंड्स भी आपको करने हैं। सेकेंड कंपाउंड जो आपको बता रहा हूं मैं, उसका नाम है, देखो ध्यान से सुनना, उसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है उसको, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। सेम बेंजीन रिंग ही बनाना है आपको, तो आपको सेम क्या बनाना है, बेंजीन रिंग ही बनाना है, हेक्सागोनल। ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी रख देना है। सर जरूरी है कि यहाँ से ऐसे ही जाए, अगर मैं सर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यूं कर दूं, ऐसा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा, तो चलेगा क्या, दोनों स्ट्रक्चर अलग है क्या, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। इसको क्या है, मैं अगर थोड़ा सा घुमा दिया ऐसा दिखाई देगा तो उससे प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदल जाएगी, सेम ही है दोनों, ऐसे लिखो डजंट मैटर, ठीक है। अब सभी में से मैंने ये वाली पोजीशन पर से H जो होता है, कार्बन के पास में H होता है, वो निकाल दिया। उसके जगह मैंने OH इस तरह का बॉन्ड लगा दिया। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं ना, एक आगे यहाँ कार्बन से बन रहा है, एक हाइड्रोजन से बन रहा है, इस तरह से। तो ये जो कंपाउंड बन गया ना, इसका नाम है फिनॉल, ठीक है। आपको इसकी चार्ट में लोकेशन क्या होगी वो ढूंढनी है, ठीक है। सेम में तीसरा कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन लगा दी, बेंजीन बना दो, ठीक। अब इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप कर लिया मैंने ऊपर, ठीक। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम बेटा, टोलुइन नाम है, ठीक है। इसका भी क्लासिफिकेशन वगैरह चार्ट वार्ट सब आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक। फोर्थ वाला आपको बता, ये बेंजीन कर लिया। सर सब में बेंजीन कॉमन है क्या, हाँ बेंजीन कॉमन है सब में, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, NH2 लिख दिया मैंने, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं ना, एक यहाँ कार्बन से बन रहा है और 2 हाइड्रोजन से बन रहा है, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से तो इसका जो नाम है, इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, लेकिन लर्न करेंगे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फेमस नाम है। अगर मैंने जिंदगी में कभी भी आपको एनिलीन कहा तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, इसका नाम है
एनिसोल। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने? एनिसोल। ऊपर वाले का नाम क्या था बेटा? एनिलीन। नीचे वाले का नाम क्या है? एनिसोल। फर्क है, ध्यान रखना। ठीक, देखो बेंजीन बना लिया एज इट इज। ठीक, अब आप ऊपर क्या करेंगे? ऊपर आप एक ओ रखेंगे, एनिस ओ में ओ रखना है इस तरह से, मैं तो याद रखता हूं। एनिसोल में ओ रखना है ऊपर, और ओ के आगे रखना है CH3। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं ना, एक कार्बन से बन रहा है, एक आगे CH3 से बन रहा है। ठीक है, O के आगे H रखेंगे तो फिनॉल हो जाएगा, CH3 रखेंगे तो एनिसोल हो जाएगा। ठीक है, एनिलीन, लीन के अंदर यहाँ N, अरे भाई एनी तो दोनों में सेम है ना, तो उसको कंपेयर नहीं करना है। यहाँ देखो एनिलीन में N है तो यहाँ N है, ऐसा मैं याद रखता हूँ, ट्रिक है याद रखने की। यहाँ एनिसोल में O है तो ऊपर O है, ऐसा मैं याद रखता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये 5 कंपाउंड बता दिए मैंने। ठीक है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, इन पांचों का एक्सपांडेड फॉर्म बनाएंगे बढ़िया से, है ना, और फिर आप इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे आसानी से। और ठीक है, इतना करके रखिए, और नाम वगैरह सब याद रखना। और चार्ट में कहाँ आता है इसका लोकेशन आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं और भी कंपाउंड देता हूँ। ऑलराइट, चलो उम्मीद है कि आपने वो 5 स्ट्रक्चर को ट्राई किया रहेगा। ठीक है, अगर आपने वो 5 स्ट्रक्चर को ट्राई किया है, ठीक है, ईमानदारी से, तो आपको पता चलेगा कि पांचों पांच जो है वो होमोसाइक्लिक कैटेगरी के अंदर, एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर बेंजीनॉइड। सारे के सारे मैंने एक ही टाइप के दिए थे, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीनॉइड। अगर आपको बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है या नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, तो क्या आप उसको हेटेरोसाइक्लिक में डाल देंगे? नहीं, साइकिल तो कार्बन की ही बन रही थी। जो हेटेरो एटम था ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जैसे एनिलीन एनिसोल में होता है, वो चेन के बाहर था, तो इसलिए मैं उन्हें हेटेरोसाइक्लिक नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कहूंगा होमोसाइक्लिक ही, क्योंकि चेन तो कार्बन की ही बन रही थी। ठीक है, उसमें भी एरोमेटिक था क्योंकि सबके अंदर बेंजीन रिंग कॉमन थी, और सारे के सारे 6 मेंबर थे, रिंग तो 6 मेंबर की बनी थी, इसलिए बेंजीनॉइड एक ही कैटेगरी के दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको जो 2-3 एग्जांपल दूंगा वो क्या होगा, होमो एरोमेटिक, लेकिन अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं यहाँ पर वो होंगे नॉन बेंजीनॉइड। क्या होंगे? नॉन बेंजीनॉइड, यानी साइकिल होगी पूरी कार्बन की। ठीक है, एरोमेटिक में आ जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा, लेकिन कार्बन की जो चेन है वो 6 मेंबर की नहीं होगी, वो 6 मेंबर से ज्यादा है तो कम होगी, इसलिए मैं कहूंगा नॉन बेंजीनॉइड। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 बताता हूँ आपको, नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी में आएगा, देखिएगा। ठीक है, इस तरह से मैं उसका एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, रेड कलर से बनाता हूँ। इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रोपोन। क्या नाम इस कंपाउंड का? ट्रोपोन। ठीक है, आप देखो सारी चेन जो है वो कार्बन की बनी है, कार्बन 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 कार्बन। ये ऑक्सीजन जो है वो चेन के बाहर है, इसलिए मैं होमोसाइक्लिक कहूंगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक में भी बेंजीनॉइड है या नॉन बेंजीनॉइड है? मेंबर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर है, 6 मेंबर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? नॉन बेंजीनॉइड हो जाएगा। ठीक है, एक और इससे ही मिलता जुलता एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, सेम दिखता है तो आपको क्या लर्न करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हेप्टागन शेप है ना इसका, इस तरह से बनाया मैंने। ठीक है, इस तरह से बना दिया। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से। और यहाँ की तरफ मैंने OH बना लिया। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये प्रोपोन था, यहाँ की तरफ मैंने क्या कर लिया? OH कर लिया, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन। क्या नाम है बेटा? ट्रोपोलोन। और ये भी सेम कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा, ट्रोपोन एंड ट्रोपोन। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैंने ये बना लिया। ठीक है, चलिए, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पाइपिरिडीन। याद रखिएगा, पाइपिरिडीन इसका नाम है। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये साइक्लिक कंपाउंड है।
पर जो साइकिल बन रही है ना उसके अंदर एक हेटेरो एटम यानी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी ये क्या हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। अब हेटेरोसाइक्लिक के अंदर आगे आ जाओ, ठीक है, एलिफेटिक है एरोमेटिक है, क्या इसमें आपको ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हेटेरो एलिफेटिक हो जाएगा, आई मीन हेटेरो एलिसाइक्लिक नॉट एलिफेटिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब हेटेरो एलिसाइक्लिक के अंदर ये कंपाउंड आ जाएगा, उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन तो और कोई है ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, पाइपीरिडीन नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक और कंपाउंड बता देता हूँ आपको, ठीक है, देखो इस तरह से है ना, ये सारे बॉन्ड लाइन है। आई होप आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिख पाएंगे इसको, है ना, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना जरूर है। ये क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम है THF, जिसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी का है, ठीक है। ऑलराइट, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं नंबर 10 में, ठीक है। अब देखिए इसके जैसा ही बनाने वाला हूँ, थोड़ा ही फर्क है, देखिए ध्यान से। तो क्या जानबूझ के मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि लर्न करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आप देखिए सेम है, सेम नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, बस यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम है, बेसिक सेम है, लेकिन ये जो है वो ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चले गया और ये जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड में है। यानी क्या, ये एरोमेटिक बन चुका है। अभी भी ये हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक में ये कौन है, एरोमेटिक है। और मेंबर कितना है बेटा, 6 मेंबर है, यानी ये बेंजीनॉइड कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम इससे मिलता जुलता है, ये पाइरिडीन है, सॉरी ये पाइपिरिडीन है, तो इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है इसका, पाइरिडीन। इसका नाम है पाइपिरिडीन, इसका नाम है पाइरिडीन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 11th वाला कंपाउंड बता, वो इससे मिलता जुलता, देखिए है ना, ये इस तरह से देखना ध्यान से ना, कंपाउंड सेम नहीं है। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर लिया, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पैटर्न दिखाई पड़ रही है, ये क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम है फ्यूरैन। क्या नाम है बेटा इसका, फ्यूरैन, ठीक है। इसका नाम क्या था, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, इसका नाम क्या है, फ्यूरैन, ठीक है। ये किसी कैटेगरी में आ गया, इसके कैटेगरी में आ गया, कैसे, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो में एरोमेटिक है। क्या इसके मेंबर 6 है, देखो चेक करो, 1 2 3 4 5, नहीं 5 मेंबर, तो ये बेंजीनॉइड नहीं हो सकता, ये बेंजीनॉइड है, पर ये क्या है बेटा, नॉन बेंजीनॉइड है, ठीक है। अब थोड़ा सा नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, टेट्रा हाइड्रो लिखा है, इसके नाम में आगे टेट्रा हाइड्रो नहीं लिखा है, पर है तो दोनों फ्यूरैन ही। तो क्यों ऐसा लिखा गया टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा का मतलब होता है 4 और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो जब आप इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है, इस तरह से आपको मिलेगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आप बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी देख के इधर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2, इधर कितने आ जाएंगे, 2, इधर कितने आ जाएंगे, 2, इधर भी कितने आ जाएंगे, 2, ठीक। आपने सेम इसका बनाने की कोशिश करी, इसका क्या आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से पहले कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं, ठीक। फिर आपने क्या करा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड कर लिया, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर लिया, ठीक। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ भी 3 हो चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन। तो अब चेक करो, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं 4 हाइड्रोजन और डाल दूं तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं। तो फ्यूरैन के अंदर 4 हाइड्रोजन डालने पे ये बनता है, इसलिए इसे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन कहते हैं, है ना। आपको कंसेप्ट समझ में आया, ये फ्यूरैन है, ये ओरिजिनल कंपाउंड है, इसमें मैं 4 हाइड्रोजन और ऐड कर दूं कार्बन पर तो ये डबल बॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा और इसे मैं कहूंगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा फ्यूरैन के अंदर, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, 10-12 कंपाउंड बता दिया इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है जो आप क्लासिफाई भी कर सकते हैं, इनका नाम भी आएगा, ठीक है। ये सारे जो नेम है ना, ये फेमस नेम्स हैं, ठीक है। जिस भी कंट्री में ये बना है, जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया है, बस ऐसे यूं ही नाम रख दिया, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया फ्यूरैन, ठीक है। शायद ऐसा कोई प्लांट होगा जिसके अंदर कोई एसिड होगा जिसमें से ये आया होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो नेम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम है, दुनिया में आप कहीं भी जाके बोलोगे भैया फ्यूरैन दो तो यही कंपाउंड ला करके रहेगा,
ठीक है, पर ऐसा सभी कंपाउंड के साथ होता नहीं है, जो बहुत फेमस कंपाउंड होते हैं उनके साथ ही ऐसा पॉसिबल है। तो अब क्या करना होता है, एक ऐसा नाम ढूंढना पड़ता है जो सबको समझ में आए, जिससे हम इंटरनेशनल नेम कह सकते हैं, है ना, जो IUPAC नेम आपने पढ़ा था 10th में, वो सब पे आएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ के, ठीक है। तो जस्ट ये कंपाउंड्स है 10-12 कंपाउंड, इसको आप याद रखिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है। आप ये जो कंपाउंड है इसका नाम याद रखना, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके थ्रू कि चार्ट में ये कहाँ आएगा, जिसके थ्रू चार्ट भी याद रह जाएगा, और ये आप एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। इनफैक्ट एक चीज मैंने जो नहीं की है यहाँ सब में, वो है काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन पाई बॉन्ड्स व्हिच यू हैव टू डू एट होम, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई गेस दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। ऑलराइट।